अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्प्रिंग 2026 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की बात हो रही है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरर जो है वो फिनिश गुड्स खुद बनाता है, रॉ मटेरियल का खर्चा लगाता है, लेबर का खर्चा लगाता है, ओवरहेड्स का खर्चा लगाता है। तो वो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा खर्चा है जो रॉ उस फिनिश गुड्स की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं होगी। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो तो यूनिट खुद मैन्युफैक्चर करता है, खुद प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसका जो फिनिश गुड होगा उसकी कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो जो यूनिट मैन्युफैक्चर करेगा उसकी कॉस्ट का हिस्सा कौन सी चीज़ नहीं होगी। आप कोई फिनिश गुड खुद बना रहे हो, कोई इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हो, उस इन्वेंट्री को बनाने के लिए इसमें से कौन सा खर्चा नहीं लगा। पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान ये पैकिंग मटेरियल कंज्यूम हुआ, प्रोडक्शन का खर्चा है। फायर इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे, रॉ मटेरियल पे लगा हुआ खर्चा है, प्रोडक्शन का खर्चा है, यूनिट अभी बना नहीं है, बना रहे हो। फ्यूल कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्टाफ बिटवीन वर्क साइट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दरमियान फैक्ट्री में मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, लोकेशंस हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ काम पहली जगह होता है, कुछ काम दूसरी जगह होता है, और जो स्टाफ है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ खर्चे कर रहे हैं। अगेन ये आप यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए खर्चा कर रहे हो, तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा बनेगी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का हिस्सा बनेगी। लेकिन जब यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पजेज, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि चीज़ तैयार हुई भी है, अब मुझे उसको लोगों तक बेचना है, वो जो इन्वेंट्री तैयार हो चुकी है उसकी इंश्योरेंस करवाइए, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आएगी। तो 1 का आंसर डी होगा। पॉइंट 2 आपका प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर से लिंक्ड है। बोलता है कि अगर एक एंट्री पास हुई हो जिसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया हुआ हो, यानी कि आपने एक एक्सपेंस बुक किया हुआ, और वर्क इन प्रोसेस का या प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट क्रेडिट किया हुआ हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड दिस जर्नल एंट्री बी रिकॉर्डेड, तो ये कौन सी जनरल एंट्री है, कहाँ पर ऐसा होता है। देखिए, जब आपके पास एबनॉर्मल लॉस एग्जिस्ट करता है तो एबनॉर्मल लॉस की जितनी भी वैल्यू होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर से लिंक्ड है, वो एक्सपेंसेस में जाती है। आप एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले जाते हो, या डायरेक्टली ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लेकर जा रहे होते हो, या आपका नुकसान होता है या आपका लॉस होता है। नॉर्मल लॉस जो है उसकी अमूमन स्क्रैप वैल्यू होती है। नॉर्मल लॉस का एक सेपरेट टी अकाउंट बनता है। आप यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिखते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट में नॉर्मल लॉस लिखते हो, नॉर्मल लॉस का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हो, नॉर्मल लॉस के अकाउंट में प्रोसेस से ये चीज़ आती है। उसके बाद फिर अगर इसको आपको बेचकर कुछ पैसे मिले हैं तो वो यहाँ पर नेट ऑफ करते हो, फिर आप उसको P&L में लेकर जाते हो। कंप्लीशन ऑफ अ जॉब, जब कोई जॉब कोई काम कंप्लीट होता है तो WIP का या जो जॉब का अकाउंट है वो डेबिट होता है, और फिनिश गुड्स का अकाउंट अमूमन या कंप्लीशन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट, सॉरी, आपके पास जो जॉब जब जब जॉब तैयार हो जाती है तो फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट होता है, और जो जॉब है आपके पास, यानी कि जो भी चीज़ कंप्लीट हुई है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फिनिश गुड्स को डेबिट करते हो और जॉब का जो अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हो। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अकाउंट में आता है। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास दो चैप्टर्स की, नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग की, नंबर 2 ओवरहेड्स के चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने अंडर ओवर अप्लाइड की डबल एंट्रीज के लिए एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है। ठीक है जहाँ, तो हमारे पास सही एंट्री जो है वो एबनॉर्मल लॉस वाली ही है। एन इंक्रीज इन सेफ्टी स्टॉक इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन सेफ्टी स्टॉक, का मतलब ये है कि आप अपने पास जो है वो एक्स्ट्रा स्टॉक रख रहे हो ताकि आप स्टॉक आउट ना हो जाओ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक का ये सवाल है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, लीड टाइम, स्टॉक आउट कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी आपकी, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, अगर टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होती है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस अगर कोई बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक है, तो अगर सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज होगा तो एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीज होगी और होल्डिंग स्टॉक बढ़ जाएगी। स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो जाती है। स्टॉक आउट कॉस्ट कम इसलिए हो जाती है क्योंकि चांसेस ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक कम हो जाते हैं। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक का सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट
करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू द assumptions ऑफ सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का जब चैप्टर आप सॉल्व करते हैं तो वो कुछ बुनियादी assumptions पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एज्यूम करते हैं कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। ए में लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट आर नॉर्मली एज्यूम टू बी रिमेन अनचेंज्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। भाई ये तो हम एज्यूम कर कर चलते हैं कि फिक्स कॉस्ट दिन ब दिन चेंज नहीं होगी, वरना हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, द सेलिंग प्राइस सी पढ़ रहा हूँ, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल, जब आप ब्रेक इवन एनालिसिस करते हो तो आप एज्यूम करते हो कि सेलिंग प्राइस अमूमन सेम रहेगी, और उस सेम सेलिंग प्राइस के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते हो, सीएस रेशियो कैलकुलेट करते हो, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हो। प्रोडक्शन वॉल्यूम इक्वल्स टू सेल्स वॉल्यूम। जनरली हम अपने पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखते, लेकिन बी में क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेरीज फॉर ईच यूनिट सोल्ड ऑफ द सेम प्रोडक्ट। क्या आप ऐसा एज्यूम करते हो कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले यूनिट का 2 रुपये होगा, दूसरे का 2.25 रुपये होगा, तीसरे का जो है वो 1 रुपया 80 पैसे होगा? नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेरीज, वेरी तो नहीं करता ना, आप कांस्टेंट एज्यूम करते हो कि सीपीयू जो होगा वो सेम होगा, तो बी इसका आंसर है, क्योंकि इसने नॉट पूछा था। कंपनी has signed a contract to supply 42 identical machines. The production data are as follows. लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर से आपका सवाल है और लर्निंग कर्व का सवाल है। एवरेज आप निकालते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी से। टोटल टाइम निकालने के लिए आप नंबर ऑफ यूनिट्स को y से यानी कि एवरेज टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। पहली चीज 100 घंटे में बनती है, ये हमारा ए है। लर्निंग कर्व का रेट दिया हुआ है और इसका कोएफिशिएंट यानी कि पावर बी जो होती है वो भी आपको दी हुई है। टोटल लेबर आवर्स पूछ रहा है, सबसे पहले एवरेज ढूंढ लेते हैं। ए एक्स पावर बी यानी कि ये एवरेज आ गई। ए पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम, एक्स जितने यूनिट्स हैं, पावर बी, बी क्या होता है, लॉग एल आर अपॉन लॉग टू। लॉग हमें लॉग एल आर अपॉन लॉग टू की वैल्यू दी हुई है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होकर आएगा ये एवरेज टाइम होगा। ये जो सॉल्व होकर आएगा ना, ये एवरेज टाइम होगा। जब आपके पास एवरेज टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, जब आपने एवरेज टाइम कैलकुलेट कर लिया तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम हमसे पूछा गया था। 6 है, अल्फा लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम द यूएसए विद द फॉलोइंग डिटेल्स। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी और टोटल क्वांटिटी दी हुई है, वेट पर यूनिट दिया हुआ है, टोटल सी एंड एफ वैल्यू दी हुई है। सी एंड एफ का मतलब होता है कॉस्ट एंड फ्रीट वैल्यू। कस्टम्स ड्यूटी लगेगी वो दी हुई है। इनकम टैक्स एडजस्टेबल दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री दिया हुआ है। आईएस टू इन्वेंट्री का सवाल है। आईएस टू इन्वेंट्री का सवाल है, हमें इन्वेंट्री की वैल्यू ढूंढनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखता है कस्टम्स ड्यूटी एंड इनकम टैक्स फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सी एंड एफ वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि इनकम टैक्स के साथ लिखा हुआ है एडजस्टेबल, यानी कि ये कोई एडवांस टैक्स है जो बाद में जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा कोई भी टैक्स जो इन्वेंट्री से खरीदने के वक्त आपने पे किया हो लेकिन आप बाद में उसको एडजस्ट करवा सकते हो, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो ये वैल्यू होगी, एक ये वैल्यू होगी और एक ये वैल्यू होगी। कस्टम्स ड्यूटी की वैल्यू है 2 लाख रुपए। सवाल कहता है कि इसको कैसे बांटना। सी एंड एफ वैल्यू जो है ना हर प्रोडक्ट की, उसके रेशियो में बांट देना। सी एंड एफ वैल्यू ए की 4 लाख है, बी की 6 लाख है। इसका मतलब ये जो 2 लाख है ना, 2 लाख, इसको मैं 40% और 60%, 40 और 60% में बांट दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोई कस्टम ड्यूटी है तो उसका उस कस्टम ड्यूटी को सी एंड एफ की जो दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू है 4 लाख और 6 लाख, यानी कि 40% और 60% में तकसीम कर दो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अपोर्शन बेस्ड ऑन द टोटल वेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को टोटल वेट्स का जो रेशियो है उसमें बांट दो। अब टोटल वेट्स क्या है भाई, प्रोडक्ट ए के 20,000 यूनिट थे, एक यूनिट 2 किलो का है तो 40,000 किलो ये है। प्रोडक्ट बी के 30,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट 4 किलो का है तो इसका मतलब 1,20,000 किलो ये हैं। 40,000 और 1,20,000 1,60,000 किलो बनता है, यानी कि 25% खर्चा यहाँ, 75% खर्चा यहाँ जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने वर्किंग कैसे करी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। देखिए प्रोडक्ट ए की इन इटसेल्फ एक तो सी एंड एफ की 4 लाख की कॉस्ट है। प्रोडक्ट ए की इन इटसेल्फ 4 लाख की सी एंड एफ की कॉस्ट है, एक ये हो गई। ठीक है, दूसरा ये जो कस्टम्स ड्यूटी है, 2 लाख की कस्टम्स ड्यूटी है, 2 लाख की कस्टम्स ड्यूटी है, 2 लाख की कस्टम्स ड्यूटी है, इसका 40% ए में जाएगा।
2 लाख टोटल है जो ए और बी में बांटना है। ए और बी में सी एंड एफ की वैल्यू की बेसिस पर बांटना है, तो 40% ए में जाएगा। 110,000 का इनकम टैक्स नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाता, एडजस्टेबल है। और 168,000 के ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे हैं, 168,000 के ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे हैं वो 25% ए में जाएंगे, क्योंकि उसने बोला था ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे वजन के हिसाब से बांटना। तो 40,000 किलो मेरे पास ए का वजन है और 1,20,000 किलो बी का वजन है, यानी कि 40 और 120 का रेशो जो है वो 25% और 75% बनता है। इस हिसाब से 4 लाख प्लस 2 लाख का 40% प्लस 168,000 का 25%, 522,000 के टोटल खर्चे हुए। और ये हैं 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, तो पर यूनिट खर्चा 26.1 हुआ। 522,000 को 20,000 से डिवाइड कर दिया। आखिरी सवाल पर आते हैं। बीटा लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, दो जॉइंट प्रोडक्ट्स बने हैं फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आर एलोकेटेड यूजिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये एक मेथड होता है एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये दो चीजें बन रही थी, ये निकला एक्स, ये निकला वाई। ये क्या था? जॉइंट प्रोसेस था। प्रोडक्ट एक्स इज सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये यहीं बिक जाता है। वेयर एज प्रोडक्ट वाई अंडरगोज फर्दर प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स जेड। और वाई से जो है वो मजीद क्या बनता है? जेड बनता है। यानी कि यहाँ पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी होगी। एनआरबी वाले मेथड में क्या करते हैं? एनआरबी वाले मेथड में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इस जगह की सेलिंग वैल्यू, सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू निकालते हैं और उस रेशो में जॉइंट कॉस्ट को बांटते हैं। एक्स उसी वक्त बिक जाएगा। टोटल जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट 428 मिलियन। प्रोडक्ट एक्स 40,000 किलोग्राम्स प्रोड्यूस हुआ और 1 किलो 10,000 से बिकेगा, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितनी हुई? 40,000 किलो है, 1 किलो 10,000 में बिकेगा, तो टोटल आपके पास 400 मिलियन हो गया। ये रेवेन्यू है जो एक्स से आएगा। अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में जो आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ना, उसके बाद अगर आपने किसी एक प्रोडक्ट पर फर्दर खर्चा किया है तो सेल्स रेवेन्यू में से वो खर्चा माइनस कर कर उस पॉइंट की वैल्यू पर आएंगे। यानी कि हम करेंगे ये कि प्रोडक्ट का सेल्स रेवेन्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट। तो कहते हैं प्रोडक्ट वाई के 60,000 केजीज थे प्रोड्यूस्ड एंड फर्दर प्रोसेस्ड, जो प्रोड्यूस हुए और फिर फर्दर प्रोसेस भी हुए। प्रोडक्ट जेड, अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 3,000 पर केजी ऑफ प्रोडक्ट जेड। यानी कि 60,000 को 3,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 3,000 को मल्टीप्लाई करना है जेड का जितना प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि वो कहता है कि जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है वो 3,000 जेड का जितना भी किलो है उससे मल्टीप्लाई कर बनाओगे। जेड 57,000 केजीज बने, 11,000 पे बिकेगा। नॉर्मल लॉस 3,000 है, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू, नील वैल्यू, रेजिडियल वैल्यू नहीं है, वरना वो हमारी कॉस्ट को कम करती। अब इसका मतलब जेड का 1 किलो 11,000 में बिक रहा है और जेड बनाने के लिए 3,000 रुपए का खर्चा किया जा रहा है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हुई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्वाइंट कॉस्ट में कैसे कैलकुलेट करी जाती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इस चैप्टर में कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर में नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप जो है वो जितने का ये प्रोडक्ट बिकेगा जेड, उसमें से उसकी जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है जॉइंट प्रोसेस के बाद वो माइनस करते हैं। तो 11,000 माइनस 3,000 बच जाता है 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 57,000। देख लेते हैं ये 57,000 इंटू 8,000 कितना आता है? यह आता है 456,000। तो इसका मतलब एक्स का सेल्स रेवेन्यू 400 मिलियन और वाई जो कि जेड बन गया उससे नेट आने वाली प्रोसीड्स 456,000 है, जिसकी वर्किंग ये रही 456 मिलियन है, सॉरी। इसका मतलब ज्वाइंट कॉस्ट को इस रेशो में बांटा जाएगा। ये एक्स और वाई की एनआरवी है। अब हमें मालूम करना है कॉस्ट पर केजी ऑफ प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट पर केजी मालूम करनी है। प्रोडक्ट एक्स पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट नहीं है, तो ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसके दो हिस्से होंगे। कितना हिस्सा एक्स में जाएगा? 428 मिलियन की कॉस्ट है, इसको आप 856 से डिवाइड कर दें और एक्स के लिए 400 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 200 मिलियन आता है। 200 मिलियन की कॉस्ट है 40,000 किलो की। 200 मिलियन की कॉस्ट है 40,000 किलो की। एक्स के 40,000 किलो बन रहे थे, तो आप 200 मिलियन को 40,000 से डिवाइड कर दें, आपके पास
200000000 डिवाइडेड बाय 40000, 5000 की कॉस्ट आ जाती है। तो ये हमने कुछ मिक्स एमसीक्यूज कर लिए, मुख्तलिफ चैप्टर्स के एमसीक्यूज एक साथ आपसे पूछे गए थे, वो हमने सॉल्व करे। ये एमसीक्यूज तब कर लेने चाहिए जब पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी हो। मैंने सारे एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व कर लिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।